नमस्कार दोस्तों, 27 जून 2025 के डेली करंट अफेयर्स MCQ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज के कौन कौन सी MCQ उसके हम शुरुआत करेंगे। तो आप पहला MCQ यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पर प्रोजेक्ट को मिलान करने के संबंध में है। तो लगेगा तो ये स्टैटिक, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो अभी एक ट्राई जंक्शन है चटगांव जो ट्राई जंक्शन है उसके बारे में अगर देखिए तो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट का मैप देख रखा होगा, अगर ये भारत के नॉर्थ ईस्ट का मैप है तो यहाँ पर एक लोकेशन है जो बांग्लादेश के पास है। ये जो म्यांमार से भी यहाँ पे लगती है, म्यांमार से भी इसकी सीमा लगती है और इसकी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है और भारत से भी लगती है। तो यहाँ पे संरक्षण के कुछ एफर्ट्स चल रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल आया था। तो ये चर्चा उठी भारत में कौन कौन से इस तरह से प्रोजेक्ट हैं। तो अगर आप देखेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। अगर आप WPA एक्ट के बारे में आपको पता हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें अलग अलग शेड्यूल्स हैं, उसकी शुरुआत 1972 में हुई थी और उसके बाद यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। अगर हम बात करें शुरुआत में जो टाइगर प्रोजेक्ट उनकी संख्या 9 थी, जैसे जिम कार्बेट है, रणथंभौर है, सुंदरवन, ऐसे टाइगर रिजर्व हुआ करते थे। बाद में इसको शामिल करते गए और वर्तमान में अगर आप देखेंगे, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पे 54 के आसपास टाइगर रिजर्व भारत में वर्तमान में 2025 में है। और जो लास्ट में 2024 में जोड़ा गया उसका क्या नाम है? उसका नाम है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, रानी दुर्गावती। ठीक है, अभी 54वां टाइगर रिजर्व इसे बोला जाता है। अब इसके अलावा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इसे बोला जाता है। अब टाइगर रिजर्व जो होते हैं उनका कुल क्षेत्र पर अगर पूरे भारत में देखो लगभग 75,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, जो पूरे देश के वन का कितने प्रतिशत है? 2.4% के आसपास है। अब बाघों की जो जनगणना होती है उसके संबंध में अगर आपने देखा होगा तो 3,167 के आसपास बाघ वर्तमान में है। और जो बता रहा है खासतौर पर सबसे ज़्यादा जो बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे है? कर्नाटका में। इस तरह से सभी जीव के संबंध में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है खासतौर पर फूड चेन में, उनको लेकर यहाँ पर प्रोजेक्ट चला गया। जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसके बारे में 1992 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसके अलावा माइक प्रोग्राम भी इससे संबंधित है। माइक प्रोग्राम भी किससे संबंधित है? हाथियों की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है, 1975 में इसको शुरुआत किया गया। साथ ही इंडिया राइनो जो विजन 2005 में इसको शुरू किया गया। तो इस तरह से चारों के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अगले प्रश्न के संबंध में बढ़ेगा, हम बात करेंगे विच सिटी होस्टेड 2025 SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। तो अभी क्या हुआ है कि जो डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग कहाँ पे हुई? चीन के किस शहर में? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए। तो किंगदाओ में यहाँ पे मीटिंग हुई है, जहाँ पर जो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो यहाँ पे गए हुए हैं। अब ये जो मीटिंग है, उन्होंने यहाँ पे जो आतंकवाद संबंधी जो गतिविधियाँ उसको यहाँ पे हाईलाइट किया और बताया कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, सीमा पार आतंकवाद भारत उससे ज़्यादा बहुत प्रभावित है, जिसके संबंध में ऑपरेशन सिंदूर अभी चलाया गया था पहलगाम हमले के बाद। वो सारी बातें हैं। अगर हम बात करें SCO के बारे में, तो SCO जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसको संघाई 5 या मतलब 5 देश हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी कि भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, फाउंडर मेंबर यहाँ पे भारत इसका नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और 2017 में भारत को यहाँ पे जोड़ा गया और भारत के साथ एक और देश जोड़ा गया था, पाकिस्तान को भी 2017 में से जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे बना के पूछा जा सकता है। अब मुख्यालय, तो मुख्यालय में अब आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर्स के कहाँ है, तो आपको शक होगा कि संघाई में है। तो क्या संघाई में है? नहीं, संघाई नहीं, इसका मुख्यालय कहाँ पे? बीजिंग में है। बीजिंग में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो बीजिंग में इसका मुख्यालय और लगभग इसमें 9 देश हैं। अभी 9 देश इसमें है। इसमें चीन है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। और 2023 में नया सदस्य कौन सा है? बताइए, नया सदस्य कौन सा है इसका? ईरान इसका नया सदस्य से 2023 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा आपको लगे कि नहीं कुछ और अपडेट है इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या है कि क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना, इकोनॉमिकल जो कल्चरल कोऑपरेशन उसको यहाँ पे बढ़ाना, इसका यहाँ पे पर्पज़ है। अगला प्रश्न हाथी सेंसस, हाथी जनगणना के बारे में बात कर रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट सेंसस 2025। द सेंसस कवर ऑल इंडियन स्टेट विथ एलिफेंट पॉपुलेशन। पूरे भारत के सभी राज्यों को कवर करती हैं हाथियों की जनसंख्या के संबंध में। दूसरा, 3000 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन्स वर मैप्ड टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिशन। देखिए, वन्य जीव मानव संघर्ष तो होते आया, लेकिन हाथियों की बहुत दुर्घटना 2 तरह से होती है। एक तो पोचिंग होती है हाथी दांत के लिए, दूसरा यहाँ पर रेलवे दुर्घटना में हाथी बहुत सारे शिकार होते हैं, उसके संबंध में यहाँ पे बात है। प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टैचुरी स्कीम एक वैधानिक योजना है। देखिए, ये यहाँ पे स्टेटमेंट इसका गलत है। यहाँ पे इसके जो 2 स्टेटमेंट हैं, पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया, तो 1992 में चलाया गया था, हमने अभी देखा है। इसके अलावा माइक प्रोग्राम भी हाथियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे चलाया गया है। ये तो हमने चीज़ यहाँ पर देख ली। आगे हम प्रश्न बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। विच IUCN कैटेगरी डज द लेपर्ड फॉल अंडर। तो लेपर्ड जो भी किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है आपको यहाँ पे बताना है। इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, नियर थ्रेटन है। तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, सुभेद्य कैटेगरी में आता है। IUCN के बारे में अगर आपको पता हो या नहीं पता हो मैं बता देता हूँ। IUCN जिसका मुख्यालय कहाँ पे? इंग्लैंड में है
और ये यहाँ पर अगर आप देखें लगभग 9 कैटेगरी यहाँ पे देखता है, जिसमें सबसे खतरनाक कैटेगरी वर्तमान में देखें एक्सटिंक्ट ना हो तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है। अब भारत में जो कैट स्पेसीज है उसमें जो स्नो लेपर्ड है, टाइगर है, ये पाए जाते हैं। और अभी चीता है जिसे रीइंट्रोड्यूस किया गया था हाल ही में नामीबिया से, तो चीता रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट चलाया गया था नामीबिया से, कहाँ पन्ना जो टाइगर रिजर्व वहाँ पे लाया गया था। उसके बाद दूसरा रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो बोत्सवाना से चीता लाए जा रहे हैं। बोत्सवाना से चीता कहाँ लाए जा रहे हैं? मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पर रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो IUCN के बारे में आपने थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया। इसके अलावा तेंदुआ के बारे में भी देखिए, वल्नरेबल इसकी कैटेगरी यहाँ पर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में। यह भी आर्टिकल यहाँ पे आया था। तो जल जीवन मिशन के बारे में बताने, इसका लक्ष्य क्या है? 100 लीटर पानी यहाँ पे पर पर्सन प्रोवाइड करना पर डॉग। क्या बात सही है ये? अब बताना इसको। दूसरा, द मिशन इज नाउ एक्सटेंडेड टू 2028, ये सही है गलत ये बताना है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब देखिए तीनों में आपको लगेगा भाई जल शक्ति तो हो सकता है, तो तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे सही माने तो इन तीनों में है। अब या तो दोनों सही ऊपर वाले या तो कोई इसमें गलत है। तो UPSC PYQ भी है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि 100 लीटर नहीं, यहाँ पे आपको लगभग 50 लीटर 54 लीटर के आसपास है, 50 से 54 लीटर है। इस वजह से ये जो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, 100 लीटर नहीं बल्कि इतना है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो ये हट जाएगा, और ये B ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बात हो जाएगी इसके बारे में, जल शक्ति स्कीम के बारे में। ओके, गिव मी अ सेकंड। सॉरी। तो इसके बारे में आपने देखा है, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका B। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM आवास योजना ग्रामीण। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। भारत में जो भी लोग आवासहीन हैं उनको आवास की उपलब्धता यहाँ पे सुनिश्चित की जाए, इसके संबंध में। अब उसमें 2 कैटेगरी है, PM आवास योजना, ग्रामीण योजना। दोनों के अलग अलग मंत्रालय हैं। ग्रामीण में अगर आप देखें, ग्रामीण एवं पंचायती राज विकास मंत्रालय है। शहर में जो आवासीय शहरी मंत्रालय, अर्बन जो मिनिस्ट्री है वो काम करती है। दोनों में खर्चे अलग होते हैं, दोनों की कॉस्टिंग अलग, दोनों की जो अमाउंट मिलता है वह भी अलग है। लेकिन यहाँ पे नया क्या हुआ है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर कोई अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है और वो घर से अलग रहता है, माता पिता से अलग रहता है, तो उसे भी यहाँ पे आवास का लाभ मिलेगा। हो सकता है उसके पास घर ना हो या माता पिता को लाभ मिल गया हो तो वो वंचित रह जाएगा, वो घर से अलग है तो यहाँ पे ये अपडेट हुआ था। इसके संबंध में पहले स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, यही आपको मैंने यहाँ पे बताना था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बात करता है, इनकम एलिजिबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज अर्निंग बिलो 20,000 रुपये। अब क्या है यहाँ पे, क्या 20,000 रुपये है, क्या अमाउंट है? तो 20,000 नहीं, यहाँ पे ये 15,000 रुपये है। अर्थात 15,000 रुपये से वो अंदर उसकी आय हो तभी वो उसका पात्र होगा। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपये कमा रहा है, माता पिता से लग रहा है तो उसको आवास योजना का पात्र होगा, ऐसा नहीं है। तीसरा, इस आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि 2 ग्रामीण के संबंध में है तो शहरी मंत्रालय क्यों शुरू किया जाएगा, तो आसानी से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट हो सकता है इन दोनों में, लेकिन इन दोनों में सही B नहीं होगा, सही A होगा। A ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 20,000 नहीं बल्कि 15,000 रुपये है। यहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्ट मुझे बताना रह गया था जो जल जीवन मिशन के बारे में, कि इसको शुरुआत कब किया गया था? 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त को सरकार का लक्ष्य था कि 2024 तक सबके घर में जल यहाँ पे पहुँचाना है, और लगभग 19 करोड़ के आसपास घर यहाँ पे जल जो राज्यों के यहाँ पे लोगों को यहाँ पे कवर किया गया। और इसमें जो 50-50 जो प्रोजेक्ट है ये चलाया गया, केंद्र प्रायोजित स्कीम है, आपको पता होना चाहिए। केंद्र समर्थित हो और जो प्रोजेक्ट स्कीम अलग अलग होती हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल सेक्टर इनको बोला जाता है। तो यहाँ पर राज्य भी साझा करता है और केंद्र भी साझा करता है। तो सामान्य राज्य के संदर्भ में 50-50% है। हिमालयी राज्य के संदर्भ में कितना है? हिमालयी राज्य के संदर्भ में यहाँ पे 90:10 का यहाँ पे अनुपात है। और यूटी के संबंध में यहाँ पे 100% पैसा यहाँ पे केंद्र सरकार देगा। ठीक है, इसमें ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात है, जो नहाने के बाद जो पानी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। SDG 6 भी यहाँ पे अगर आप देखें स्वच्छ जल से जुड़ा हुआ है, तो SDG 6 भी आप जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके बारे में देख लिया, आवास के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे, विच इज द मैक्सिमम टर्नओवर लिमिट टू माइक्रो इंटरप्राइजेज अंडर द नॉर्म्स। तो यहाँ पे MSME नॉर्म्स के बारे में बात है, इसका मिनिमम टर्नओवर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या? सही आंसर होगा 1 करोड़ रुपये। MSME की जो परिभाषा आई है तो उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे, उसके अंतर्गत सीधी सी बात है कि जो उसका क्राइटेरिया है यहाँ पे बदले गए हैं। ठीक है, और ये जो न्यूनतम क्राइटेरिया जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसको यहाँ पे माना गया कि अगर 1 करोड़ रुपए जिसकी शुरुआत होती है उसका टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अगर आप देखें 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पे ये याद रखें, टर्नओवर की बात यहाँ पे कर रहा है। टर्नओवर
तो कन्फ्यूजन नहीं होना, जैसे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा भी हो गया था। तो जो कन्फ्यूजन है यहाँ पे टर्नओवर को लेके, तो टर्नओवर 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए उसका निवेश होना चाहिए और 5 करोड़ रुपए यहाँ पे उसका टर्नओवर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए टर्नओवर और यहाँ पे लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट। तो ये स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगी। अगर 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ रुपए टर्नओवर है तो ये लघु या स्मॉल ये कहलाएगी, या माइक्रो कहलाएगी, ऊपर वाली माइक्रो। ठीक है, ये माइक्रो कहलाई, ये स्मॉल कहलाई। और अगर 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ रुपए टर्नओवर है तो ये कौन सी कहलाएगी? मीडियम इंडस्ट्री कहलाएगी, मीडियम इंडस्ट्री कहलाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता रखना है। और दूसरी बात आपको यही पता होना चाहिए, लगभग 30% ऑफ जीडीपी का योगदान कौन करते हैं यहाँ पे? एमएसएमई करते हैं। 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट यहाँ पे कौन करते हैं? एमएसएमई करते हैं। और लगभग 30 से 35% आसपास लोगों को रोजगार भी यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा चैंपियंस पोर्टल भी एमएसएमई की यहाँ पे मदद करने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया है। इसके अलावा उद्यम पोर्टल भी यहाँ पे एमएसएमई की मदद के लिए सरकार ने यहाँ पर चलाया है। ECLGS स्कीम भी यहाँ पर सरकार ने लॉन्च की थी, LGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, आई थिंक कोविड-19 टाइम पे ये यहाँ पे शुरुआत की गई थी। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पुष्टि की कि एशिया में वैश्विक जो टेम्परेचर है दोगुना गर्म हो रहा है? देखिए यहाँ पे बात थी कि 0.13 जो टेम्परेचर है हर साल यहाँ पे गर्म हो रहा है, लेकिन जो एशिया है ना वहाँ पे 0.26 के आसपास टेम्परेचर हर साल यहाँ पे गर्म हो रहा है। उसका रीजन यह भी है कि एशिया के लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो इक्वेटर उसके आसपास दिखाई देती है। लेकिन किस संस्था ने यहाँ पे बताया है? तो क्या यूनेप ने बताया? यूनेप, WMO, इसको लेके यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। FAO तो नहीं बताएगा, आपको पता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड है, यहाँ पे इसके बारे में ये नहीं बताएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सर सही आंसर होगा B, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसके बारे में बताया कि जो एशिया का टेम्परेचर यहाँ पे इतना इसका रहने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, IPCC के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पे बात करता है। इसके अलावा UNFCCC भी जो क्लाइमेट चेंज संबंधित है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1945 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे रोम में है। ठीक है, यूनेप की शुरुआत कब हुई? तो 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। ये सारी चीज़ें आपने थोड़ा सा इसके अलग जो फैक्ट्स उनको भी आपने यहाँ पे जान लिया। अगला प्रश्न यहाँ पे आर्टिकल मिलान करने की बात कर रहा है कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है ना? ये सारे आप बताइए। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ संबंधित है। पुट्टू स्वामी मामला हाल में आया था, हाल में क्या 2020 के आसपास आया था, स्वामी मामला आया था, उस वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। वहीं आर्टिकल 38 रिड्यूस इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है कि नहीं करती है, आपको बताना है। आर्टिकल 43 प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करता है और 48A एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे इसके सही हो जाएंगे। जाहिर सी बात है। 48A पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करता है और 43 भी यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के बारे में यहाँ पे बात करता है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन सा है? पार्ट है 4, DPSP। और DPSP किस आर्टिकल के बीच में है? आर्टिकल 36 to 51 है। ठीक है, अब DPSP के बारे में अगर आपको पता होना चाहिए कि इसी में 3 तरह के दिखाई देते हैं, जो लिबरलाइज, उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी, 3 तरह की जो योजना है वो दिखाई, 3 तरह के इनिशिएटिव यहाँ पे दिखाई देते हैं, स्टेप्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को मिलान करने की बात कर हेडक्वार्टर से। SCO का मुख्यालय बीजिंग, मैंने आपको आज ही बताया है, तो ये आप यहाँ पे गलत नहीं कर सकते। FAO का मुख्यालय मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे रोम में है। WMO का मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में, सही बात है। और इरडाई का मुख्यालय हैदराबाद में। जो इंश्योरेंस संबंधी जो रेगुलेशंस उसके संबंध में यहाँ पे सुनिश्चित करती है कौन? संस्था इरडाई। बाकी सारी संस्थाओं के बारे में आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है जीरो डोज चिल्ड्रन इंडिया आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एंड रिसोर्स स्टार्व स्टेट। तो भारत में शून्य खुराक वाले बच्चे ज़्यादातर संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में यहाँ पे दिखाई देते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बात करें कि इंडिया इज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट IA 2030 गोल टू हाल्विंग जीरो डोज चिल्ड्रन फ्रॉम 2019 लेवल। तो 2019 के स्तर में शून्य खुराक वाले बच्चों को आधा करने का जो लक्ष्य था उसे पूरा करने के ट्रैक पर भारत नहीं है। ये बात अब सही है गलत है, कितनी है इसमें आपको बताना है। तीसरा, वैक्सीन हेजिटेशन अमॉन्ग ट्राइबल माइनॉरिटी। तो ये भी इम्पैक्ट डालता है जो वैक्सीन का, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है, लोगों को लगता है कि इसके थ्रू लोगों को मानना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैली हैं। तो देखिए, तीसरा स्टेटमेंट तो जनरल स्टेटमेंट है, आपको सही लगना चाहिए। तो इनमें से ही मामला कहीं फंसेगा, आपको नहीं आता तब की बात कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर बात हो रही है क्या शून्य खुराक वाले बच्चे ज़्यादातर संघर्ष प्रभावित संसाधन भूखे राज्यों पर केंद्रित हैं। ये बात सही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, तो ये बात स्टेटमेंट यहाँ पे जो है ये गलत है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा B 23। भारत 2019 के स्तर में जो शून्य खुराक वाले बच्चों को आधा करने के लिए जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के ट्रैक में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जीरो जो डोज होता है, चाइल्ड वन हु हैज़ नॉट रिसीव्ड इवन द फर्स्ट डोज द डिप्थीरिया टेटनस
तो देखिए अलग अलग जो डोज होते हैं इसके अंतर्गत, और उसको यहाँ पे अलग अलग राज्यों में लोगों ने प्राप्त नहीं किया। तो ऐसा मतलब इसका ये नहीं है कि जो संसाधित प्रभावित क्षेत्र हैं या जो मोस्टली जो कन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये कन्फ्यूजन करने के लिए ऑप्शन था यहाँ पर, और इसका सही आंसर क्या होगा? बी 2 and 3। ठीक है, तो आज की चर्चा में फ़िलहाल इतना ही है, बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं।